वैसे गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। ये वीर वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। लेक्चर काफी इंपोर्टेंट, काफी इंटरेस्टिंग और काफी प्यारा रहने वाला है, पर थोड़ा सा काम आप लोगों को भी करना पड़ेगा। टकटकी लगाकर इस लेक्चर को देखना है ताकि वीडियो के एंड में मैं आप लोगों से जो क्वेश्चन पूछूं उनका आंसर आप लोग दे सकें। सांस चढ़ गया है कि सांस में बोल दिया सारी बात है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, कोई बात नहीं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डे देखेंगे, उसके बाद में न्यूज देखेंगे, फिर वीडियो के एंड में क्विज होगा जिसका आंसर आप लोगों को देना है। यानी कि जैसे जैसे आप लोग ये लेक्चर सुनोगे वैसे वैसे आप लोग क्वेश्चन तैयार होते चले जाएंगे और वीडियो के एंड में क्विज का आंसर आप लोग अच्छे से दे पाओगे। और कल का भी रिविजन करेंगे ताकि आप लोग चीजें लंबे समय तक याद रख पाओ। तो रिविजन इज द की ऑफ सक्सेस। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर एक डे के बारे में जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड, यानी कि जो बच्चियां होती हैं उनके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा, सबसे पहले तो पैदा ही नहीं होने दिया जाता है बच्चों को। मतलब ये माना जाता है कि लड़का है वही काम करेगा, जबकि आप लोगों ने देखा होगा नॉर्मली माता पिता के ज्यादा काम लड़कियां आती हैं एज कंपेयर टू उनके लड़के की अगर बात की जाए, जिसके लिए वो ज्यादा अपनी लाइफ न्यौछावर करके रखते हैं। कहीं पर भी आप लोगों ने ये चीजें नॉर्मली फील की होगी आसपास वाले रीजन में। चलिए कोई नहीं, इसका बात ये नहीं कि जो लड़के होते हैं वो माँ बाप के काम नहीं आते हैं। ये जस्ट एक मैक्सिमम जो एक सोसाइटी में चीजें प्रिवेल होती है तो उसके बेस पर चीजें बोल दी जाती हैं, ठीक है। वैसे सबको अपने माँ बाप का ख्याल रखना चाहिए क्योंकि उन्होंने अब तक आप लोगों का ख्याल रखा है। यहां पर जब भी कोई ऐसी बात आती है मुझे हमेशा एक चीज याद आ जाती है, एक माँ बाप मिलकर 100 बच्चों को पाल लेते हैं पर 100 बच्चे मिलकर अपने एक माँ बाप को नहीं पाल पाते हैं बुढ़ापे में जब उनको रिक्वायरमेंट होती है। चलिए जो भी आगे बढ़ता हूं, इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड के बारे में बात करते हैं। 11 अक्टूबर को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। बेसिक इसका मतलब यही है कि कैसे जो वुमेन इंपावरमेंट के बारे में हम लोग बात कर सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा केमिस्ट्री के फील्ड में नोबेल प्राइज दिया गया आपकी बार, तो जो नोबेल प्राइज दिया गया उसने दोनों महिलाओं को वो नोबेल प्राइज दिया, तो इसीलिए यहां पर कहीं ना कहीं वुमेन इंपावरमेंट का भी पार्ट वहां पर सपोर्ट किया गया। दोनों वुमेन के नाम आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में बताने हैं। 2 दिन से लगातार आप लोगों को पढ़ा रहा हूं मैं और अलग से वीडियो भी उसके ऊपर बना दी मैंने, आई होप कि आप लोगों ने देखी होगी। तो उसी के बारे में बात की जा रही है यहां पर। तो वुमेन एम्पावरमेंट है कि जो भी चीज हम लोग मानते हैं कि वुमेन वो नहीं कर सकती है, आप लोग ये समझिए जब एक वुमेन जो है एक बच्चे को जन्म दे सकती है, इस दुनिया को चला सकती है, तो वो कुछ भी कर सकती है। पर लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अंडरमाइन कर देते हैं, नॉर्मली नहीं समझ पाते हैं कि पावर क्या है वुमेन की। हम लोग नॉर्मली उनके हाथों में चूड़ियां और घर का काम करते हुए उनको देखते हैं, तो इसलिए कुछ ऐसी टेंडेंसी सोसाइटी में बन गई है। तो ये टेंडेंसी चेंज करने की जरूरत है। तो नीड है यहां पर इन्हीं सब चीजों की और चैलेंज है हमारे सामने, खासकर गर्ल्स को लेकर। अगर फ्यूचर में उनके राइट के बारे में बात करें, हक के बारे में बात करें, तो इसी पैटर्न पे चलते हुए यहां पर थीम भी रखी गई है। बोला गया माई वॉइस ओवर इक्वल फ्यूचर। तो ये एक तरीके से जो थीम है डायरेक्ट आप लोगों से पूछी जा सकती है और वुमेन इंपावरमेंट के बारे में कुछ लिखने के लिए आता है तो वहां पर भी आप लोग इस थीम को मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में याद रखिएगा। आइए अब आगे चलता हूं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो ये चारों जो वेद होते हैं इनके बारे में कई बार आप लोगों से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं एग्जाम में। तो यहां पर जो मेंशन किया है ये ऋग्वेद में इसके बारे में मेंशन किया हुआ है, जो कि अर्लीस्ट कंपोजिशन माना जाता है यहां पर संस्कृत लैंग्वेज से रिलेटेड। इसी के साथ में एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है यहां पर, पहली संस्कृत जो यूनिवर्सिटी है, जो कि इसका नाम रखा गया यहां पर संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी, ये स्टेब्लिश की गई थी 1791 में। कहां पर, जो वाराणसी यानी कि उत्तर प्रदेश के अंदर है आज की डेट में, ठीक है। हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर जी की ये कॉन्स्टिट्यूएंसी भी है, ठीक है। तो इसमें यहां पर ये फर्स्ट संस्कृत जो यूनिवर्सिटी थी वो स्टेब्लिश की गई थी। तो कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन और कुछ आप लोग की जो इंफॉर्मेशन है वो कॉन्सेप्चुअल।
तो इनसे क्वेश्चन बन जाते हैं। थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। अगर 8वें शेड्यूल के बारे में मैं आप लोगों से बात करूं, इसके बारे में टोटल मिलाकर 17वें पार्ट में मेंशन है, यानी कि 17वें पार्ट में मेंशन है 8वें शेड्यूल में, जिसमें आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक हम लोग बात करते हैं। तो ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में यहां पर बात की जाती है। ऑफिशियल लैंग्वेज जो है यहां पर टोटल मिलाकर 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो 22 ऑफिशियल लैंग्वेज में जो संस्कृत है वो 14वें नंबर पर आप लोग यहां पर देखते हैं, संस्कृत भी मेंशन है। एक याद रखिएगी बात, जो काफी कंफ्यूजन आप लोग कई बार देखने को मिलते हैं, इंग्लिश इज नॉट द शेड्यूल लैंग्वेज। जी हां, सही सुना आप लोगों ने, इंग्लिश शेड्यूल लैंग्वेज नहीं है और उर्दू शेड्यूल लैंग्वेज है। ठीक है, उर्दू के बारे में कई सारे बच्चे पूछ रहे थे, तो उर्दू शेड्यूल लैंग्वेज है। ठीक है, इंग्लिश नहीं है। ठीक है, तो यहां पर अगर बात करें आप लोग, जैसे कि आसामीज, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, ये कश्मीरी हो गई, इसी के साथ में कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत बताई दिया, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, इसी के साथ में मैथिली, डोगरी। ठीक है, तो ये कौन कौन सी लैंग्वेज स्टार्टिंग से थी, इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं, रिवीजन हो जाएगा। जब हमारा संविधान स्टार्टिंग में इंप्लीमेंट किया गया ओरिजिनली, तो 14 लैंग्वेज हमारे संविधान में थी। फिर आगे चलकर 21वां संविधान संशोधन किया गया 1967 में, तो सिंधी ऐड कर दी गई यहां पर। फिर आगे चल के कोंकणी, मणिपुर और नेपाली 3 लैंग्वेज और ऐड कर दी गई। तो यहां पर टोटल मिलाकर 71 लैंग्वेज हमारे 71वां संविधान संशोधन किया गया 1992 में। तो टोटल मिलाकर हमारे संविधान में कितनी लैंग्वेज हो गई, 18 लैंग्वेज हो गई। फिर 4 लैंग्वेज और ऐड की गई, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ये 92 यानी कि 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया 2003 में, तो एक और हमारी कंट्री में चीजें ऐड हो गई। तो इसका मतलब ये कि टोटल मिलाकर 22 लैंग्वेज आज के डेट में देखने को मिलती है। अगर मोटे मोटे तौर पर एक बात आप लोगों से और करूं, जिसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, ओनली एक लैंग्वेज ऐसी है जिसको नेपाली आप लोग बोलते हैं, जो दूसरी कंट्री से नॉर्मली आप लोग बोल सकते हैं बिलोंग करती है, जो हमारे शेड्यूल में रखी गई है संविधान के अंदर में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी कई बार आप लोगों से पूछ ले जाते हैं। तो नेपाली जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा, भूटान नहीं है, ना म्यांमार की है, ना चाइनीज है, कोई नहीं है, नेपाली लैंग्वेज है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, जो कि हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। नेक्स्ट इंपोर्टेंट जो न्यूज आप लोगों के सामने यहां पर निकल कर आ रही है, ये हमारी कंट्री की सिक्योरिटी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। हमारी कंट्री में इंडियन एयरफोर्स के द्वारा ये इंडिजिनियसली एंटी रडार मिसाइल, तो रडार नहीं, रेडिएशन मिसाइल के बारे में बात की जा रही है। किसी भी तरीका रेडिएशन अगर आता है तो उसको रोकने की कोशिश यहां पर की जाएगी। तो एंटी रेडिएशन मिसाइल, जिसका नाम रखा गया यहां पर, यह है रुद्रम। ठीक है, तो रुद्रम के नाम से आप लोग याद रखेगा। ये जो इंडियन एयरफोर्स के लिए यहां पर डेवलप की गई है और सक्सेसफुली टेस्ट फायर की गई यहां पर सुखोई 30 MKI, यानी कि सुखोई 30 जो यहां पर हमारी कंट्री में अभी रिसेंटली आप लोगों को देखने को मिलता है कई बार न्यूज में, काफी इंपॉर्टेंट। ये हमारी कंट्री में एक सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक जो फाइटर आप लोग बोल सकते हैं, तो इससे इसको टेस्ट फायर किया गया है। जो एंटी रेडिएशन मिसाइल है यहां पर ये डिजाइन की गई है डिटेक्ट करने के लिए, ट्रेस करने के लिए या फिर न्यूट्रलाइज करने के लिए कोई भी जो एडवर्स रडार की सिग्नल हमारी कंट्री में आता है, कम्युनिकेशन अगर कोई ऐसा देखने को मिलते हैं, या फिर कोई ऐसी रेडियो फ्रीक्वेंसी है जो हमारी यहाँ की इंफॉर्मेशन चोरी करने की कोशिश करती है, तो उस तरीके की चीजों को रोकने का काम करेगी। इवन इनडायरेक्ट वे में आप लोग को बोलूं तो एयर डिफेंस सिस्टम आप लोग इसको बोल सकते हैं, यानी कि एयर डिफेंस सिस्टम का ये काम करने वाली है। ये इस तरीके क्वेश्चन कई बार आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये एयर टू सरफेस वार करने वाली यहां पर मिसाइल आप लोगों को देखने को मिलेगी, यानी कि हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल है ये। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से कई बार मैच करने के लिए आ जाते हैं। नाम दे देंगे कई सारी मिसाइल के आप लोगों को और पूछेंगे कहां पर ये वार कर सकती है। तो रुद्रम जो है वो एयर से सरफेस पर मार करने वाली मिसाइल है, जो कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यहां पर डेवलप की गई है। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और आप लोगों को बता दूं यहां पर, देखिए अगर कोई भी सैटेलाइट वगैरह हमारी कंट्री में लॉन्च किया जाता है, ठीक है, तो उसका मतलब यह है कि हमारी कंट्री में सैटेलाइट में जो नॉर्मली काम करती है वो काम करता है इसरो, यानी कि इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। पर लेकिन जब मिसाइल के बारे में हम लोग बात करते हैं तो ये एक तरीके से डिफेंस के बारे में बात की जा रही है, हमारी कंट्री की इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में बात की जा रही है। तो उन सब चीजों से रिलेटेड अगर हम लोग बात करेंगे तो डीआरडीओ यहां पर पिक्चर में आती है, तो कंफ्यूज आप लोगों को नहीं होना है। तो इंडियन एयरफोर्स की कैपेबिलिटी इंहेंस होगी और जो एनिमी है उसके ऊपर कहीं ना कहीं हम लोग दबाव बना पाएंगे अपने जो एयर डिफेंस सिस्टम के थ्रू। तो ये काम करेगा यहां पर रुद्रम, ठीक है। तो रुद्रम का नाम याद रखना। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में बात की जा रही है। हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा यहां पर एक ट्रिब्यूट पे किया गया, जो हमारी कंट्री के लीडर थे, नाम था नानाजी देशमुख। नानाजी देशमुख की बर्थ एनिवर्सरी पर यहां पर ये चीजें देखने को मिली, ठीक है। तो यहां पर काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे ये, सोशल एक्टिविस्ट और पॉलिटिकल लीडर भी थे हमारी कंट्री में, जिनका टाइम ड्यूरेशन 1916 से लेके 2010 तक, यानी कि पूरे 100 साल कंप्लीट करने वाले थे। बस थोड़ी सी कसर रह गई, 94 की एज में इनकी डेथ हुई। तो इनकी जो बर्थ एनिवर्सरी है उसको सेलिब्रेट यहां पर किया गया। पद्म विभूषण भी इनको मिल चुका है और भारत रत्न मिला है 2019 में। 2019 में जो भारत रत्न मिला है इनको, एक तो थे यहां पर कौन कौन पर्सनैलिटी थे, एक थे हमारी कंट्री के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे प्रणब मुखर्जी जी, ठीक है, तो यहां पर इनको दिया गया नानाजी देशमुख जी को, और एक और पर्सनैलिटी थे भूपेन हजारिका, ठीक है। तो इनके नाम भी आप लोग याद रखना, क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में बन सकता है।
इनको रिसेंटली अभी जो लेटेस्ट भारत रत्न हमारी कंट्री में दिया गया, इन 3 पर्सनैलिटी को यहां पर भारत रत्न दिया गया। सबसे ऊपर जो आता है वो भारत रत्न आता है, दूसरे नंबर पर आप लोगों को देखने को मिलता है पद्म विभूषण, तीसरे नंबर पर पद्म भूषण, चौथे नंबर पर पद्म श्री। तो ये हमारी कंट्री के जो सिविलियन फील्ड में दिए जाने वाले हाईएस्ट अवार्ड हैं, तो घटते हुए क्रम में यहां पर आप लोगों के सामने हैं। तो इनके बारे में क्वेश्चन बने तो कंफ्यूज नहीं होना है। नोबेल प्राइज के बारे में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था। तो देखिए इस तरीके से अगर रेगुलर आप लोग लेक्चर सुनते हैं ना, तो कई सारी चीजें ऐसी है जो बार बार आप लोगों की रिपीट होती रहेगी और लंबे समय तक आप लोग याद रख पाएंगे। इसीलिए बोला जाता है अगर आप लोग रेगुलर लेक्चर सुनते हैं तो एग्जाम में रिविजन करने में इतनी आसानी रहेगी, कंफर्टेबल फील करेंगे। तो लेक्चर छूटना नहीं चाहिए, ये चीजें आप लोगों को गांठ बांध लेनी है, वरना फिर प्रॉब्लम आप लोगों को झेलनी पड़ेगी। ठीक है, तो वो नहीं कहते कि अच्छे बच्चों की तरह पढ़ाई करनी है तो अच्छे बच्चे की तरह पढ़ाई करनी है, ठीक है, वरना पिटाई हो जाएगी, डंडा लेके आया करूंगा वरना कल से फिर। ओके, तो बात क्या की जा रही है थोड़ा समझ लेते हैं यहाँ पर। अभी यहाँ पर बात की जा रही है जो ब्रिटिश जो यहाँ पर अभी ये जो साइंटिस्ट हैं, एक तरीके से फिजिस्ट हैं, इनके द्वारा अभी इनको नोबेल प्राइज मिला। तो नोबेल प्राइज जो दिया गया इनको, वो ब्लैक होल के ऊपर रिसर्च करने के लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया। नाम था डॉक्टर रोजर पेनरोज। तो रोजर पेनरोज जो थे, इनके द्वारा जो स्टडी की गई है, वो स्टडी जो रखी हुई थी वो किसी के कंधे पर रखी हुई थी। तो किसके कंधे पर रखी हुई थी? तो कोलकाता के एक साइंटिस्ट है हमारी कंट्री के, जिनका नाम है अमल कुमार राय चौधरी। ठीक है, तो इनके द्वारा यहां पर एक रिसर्च स्टडी की गई थी। तो उनकी रिसर्च स्टडी के बेस पर इनके द्वारा अपनी स्टडी की गई है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, कंफ्यूजन में कभी आप लोग आगे चलकर आ जाओ। देखिए नोबेल प्राइज जो है ना, कभी भी पोस्टुमसली नहीं दिया जाता है। यानी कि पर्सन मान लीजिए आज की डेट में कोई अच्छा काम कर रहा है, ठीक है, उसकी डेथ हो जाती है, तो कभी भी ये मरने के बाद नोबेल प्राइज नहीं मिलेगा, वरना अब तक महात्मा गांधी जी को मिल चुका होता। ठीक है, तो ये बात जरूर याद रखिएगा आप लोग। राय चौधरी इक्वेशन जो है इन जनरल रिलेटिविटी, तो यहां पर ये ड्राइव की गई थी यहां पर राय चौधरी के द्वारा। तो उसी के ऊपर यहां पर ये इनका जो बेसिकली स्टडी टिकी हुई थी, और कहीं ना कहीं जो इन दोनों का बेस था वो था न्यूटन्स थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, तो आप लोगों को पता है, अगर जैसे जैसे आप लोगों ने सुना है कि अगर किसी चीज में वेट है, ठीक है, तो वो नीचे गिरेगी। अगर किसी चीज में वेट है और एनर्जी है, तो वो आप लोगों को नीचे गिरती हुई नजर आएगी, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स उसको अपनी तरफ को खींचता है। ठीक है, जैसे एप्पल के बारे में हम लोग बात करते हैं कि न्यूटन के सर पर एप्पल आकर गिरा, तो उसको पता चला कि यार ये ऐसा नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया, पेड़ से टूटकर। तो ऐसा अगर कोई सोचता है तो कहीं ना कहीं वो एक डिफरेंट डायरेक्शन में सोच रहा है। स्टार्टिंग में तो लोगों ने बोला होगा कि भैया बेवकूफ है, एप्पल गिरेगा तो नीचे आएगा, इसमें कौन सा जादू है। पर लेकिन उस बंदे ने थोड़ा सा डिफरेंट सोचा, और देखो आज के डेट में दुनिया को क्या देके चला गया। 2020 में भी उनकी थ्योरी के ऊपर बेस आज भी नोबेल प्राइज मिल रहे हैं लोगों को। तो जितनी आज के डेट में आप लोग चीजें देखते हैं, बहुत लार्ज स्केल पर न्यूटन की थ्योरी पर यहां पर टिकी हुई है। तो इस तरीके से थोड़ा सा डिफरेंट सोचने वाले इंसान को स्टार्टिंग में बेवकूफ माना जाता है, फिर आगे चलकर जब लोगों को समझ में आती है तो फिर चीजें आगे बढ़ती हैं। जैसे आप लोगों को हिस्ट्री का उदाहरण दो, इसके चलते एक मोहम्मद बिन तुगलक का नाम आप लोगों ने सुना होगा। मोहम्मद बिन तुगलक उस टाइम पर वो काम करके चला गया जो आज की डेट में हम लोग कर रहे हैं। कहने का मतलब क्या है, मोहम्मद बिन तुगलक को पढ़ा लिखा एक तरीके से बेवकूफ बोला जाता था। उसका रीजन ये था क्योंकि वो उस टाइम पर वो काम कर रहा था जिस टाइम पर लोगों को वो चीजें समझ में नहीं आती थी। यानी कि अगर आप लोगों के टाइम से थोड़ा सा आगे चलोगे ना, आप लोगों को हमेशा लोग पागल बताएंगे, क्योंकि उनका मेंटल लेवल जो है उस चीज को समझने का नहीं होता है। टोकन करेंसी इसके द्वारा स्टार्ट की गई। आज की डेट में हम लोग टोकन करेंसी यूज करते हैं। ठीक है, उस टाइम पर टोकन करेंसी नहीं हुआ करती थी, पर उसने सोचा कि यार देखो सोना चांदी ज्यादा है नहीं है, ज्यादा कम खर्च होंगे, तो टोकन करेंसी स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसी चीजें उसके द्वारा स्टार्ट की गई, पर लेकिन उस टाइम पर बेवकूफ बताया गया क्योंकि उसका इंप्लीमेंटेशन वो ढंग से नहीं कर पाया बंदा। ठीक है, तो इसलिए यहां पर ये चीजें कहां पर बोल के चले गए न्यूटन, और आज के डेट में हम लोग इनको चीजों को फॉलो कर रहे हैं। तो राय चौधरी जो है, उन्हीं ने यहां पर जो न्यूटन की थ्योरी थी उसको आगे कंटिन्यू करते हुए उसके बिहेवियर को समझा, और उसी पर आगे चलते हुए इनके द्वारा फिर अपना जो ब्लैक होल की स्टडी की गई, जिनको ये नोबेल प्राइज अब की बार मिला है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट वे में हमको नोबेल प्राइज नहीं मिला है। आप लोग नोबेल प्राइज का बेस हमारी कंट्री में खोज सकते हो, और इस तरीके क्वेश्चन एग्जाम में बनने के चांस बड़े ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट हो गए यहां पर ये पर्टिकुलर पर्सनैलिटी। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। याद रखना कि जो इनकी इक्वेशन थी ना, थोड़ी जनरल रिलेटिविटी, तो ये इनके द्वारा दी गई थी, तो जिसके बेस पर नोबेल प्राइज आगे यहां पर दिया गया है। नेक्स्ट यहां पर एक छोटी सी न्यूज है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हल्का सा आइडिया आप लोगों को इसके बारे में होना चाहिए। हमारी कंट्री में जो गैस प्रोवाइड कराने वाली कंपनी है वो कौन सी है? जैसे कि बात की जा रही है इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, IGL, आप लोगों ने सुना होगा कई बार। ये क्या करती है? ये गैस प्रोवाइड कराती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसको CNG के नाम से आप लोग जानते हैं। तो इसका सेलिंग प्राइस जो है इसने ₹1.05 घटा दिया गया है। ठीक है, तो 28 के करीब हुआ करता था, अब इसको घटाकर 27 के करीब यहां पर कर दिया गया है। तो उसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो ये पाइप्ड नेचुरल गैस आप लोगों को देखने को मिलती है, जिसको PNG बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड है, ये हमारी कंट्री में काफी बड़ी एक लीडिंग नेचुरल गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, जो कुकिंग और वेक्यूलर जो फ्यूल है वो प्रोवाइड कराती है। प्राइमरी ये जो ऑपरेट करती है, नॉर्मली ये दिल्ली वाले रीजन में ऑपरेट करती है। तो ये
खासकर ताकि पोल्यूशन का लेवल भी कम रहे, क्योंकि आप लोगों को पता है अगर ऐसी गैस वगैरह यूज की जाती है तो पोल्यूशन भी काफी कम होता है। सीएनजी वगैरह आप लोगों ने देखा होगा, कई बार सुना भी होगा, जो गाड़ियां चलती हैं तो उसके लिए भी यहाँ पर ये कई बार आप लोगों ने इसके जो पंप होंगे उनके पास में देखा होगा कि सीएनजी गैस भराने के लिए लाइन लगी रहती है, खासकर जो ऑटो वगैरह होते हैं दिल्ली वाले रीजन में। तो उसी के चलते यहाँ पर ये भी काफी बड़ा रोल प्ले करती है। ये जो स्टार्ट बेसिकली इसकी चीज देखने को मिली थी 1998 में, टेक ओवर किया गया यहाँ पर दिल्ली सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट ये गेल से, फिर यहाँ पर इसके द्वारा ले लिया गया। पहले गेल यहाँ पर इसको फॉलो किया करता था, अब ये इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के पास चला गया, जिसको आईजीएल आप लोग बोलते हैं। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन जो कंपनी है यहाँ पर स्टार्ट ज्वाइंट वेंचर यहाँ पर बिटवीन ये है गेल, भारत पेट्रोलियम और गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। ठीक है, जिसके द्वारा यहाँ पर ये स्टार्ट किया गया था। ठीक है, जो कंपनी है ये 2003 में जो बेसिकली यहाँ पर जो ये कंपनी है, ठीक है, ये पब्लिक में गई 2003 में। ओके, और आईजीएल जो है यहाँ पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगी, जो गैस पाइपलाइन ओन है यहाँ पर ये गेल के द्वारा बेसिकली देखने को मिलती है। चलिए क्वेश्चन आप लोगों से पूछता है यहाँ पर, जो ये लिखा हुआ है एचवीजे गैस पाइपलाइन, इसको जाकर सर्च कीजिएगा, कुछ इंटरेस्टिंग चीजें आप लोगों को जानने को मिलने वाली है। ठीक है, ओन की जाती है गेल के द्वारा। ठीक है, तो आईजीएल का सोर्स भी यहीं से निकल के आता है। ओके, तो आईजीएल एक गैस डिस्ट्रीब्यूशन की कंपनी है हमारी कंट्री में, तो हल्का सा आइडिया रखिएगा इसके बारे में। नेक्स्ट जो न्यूज है यहाँ पर ये बात की जा रही है साई के बारे में। स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा एक एसओपी को बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। तो ये हाई परफॉर्मेंस के लिए जो एथलीट है हमारी कंट्री में, खासकर जो टेस्ट पॉजिटिव पाए गए कोविड-19 के लिए, वो करंटली ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो उनके लिए यहाँ पर उनको कैसे मॉनिटर किया जाए और कैसे ध्यान रखा जाए उसके ऊपर फोकस किया जा रहा है। तो एक तरीके से यहाँ पर आप लोग बोल सकते हैं ये जो पॉजिटिव पाए जाने वाले खिलाड़ी हैं उनको तैयार करने की कोशिश की जा रही है, ताकि उनकी हेल्थ को भी ध्यान में रखा जा सके। तो एसओपी को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3। यहाँ पर पहली कैटेगरी में जो है जो पॉजिटिव है और जो एसिम्प्टोमिक है, यानी कि एक तरीके से सिम्टम नहीं पाए जा रहे हैं, तो उनके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट यहां उनको रिजोल्व किया जाएगा विद इन 10 डेज। जो कोविड-19 पॉजिटिव है, प्रोलॉन्ग कोर्स चल रहा है, रीजनल या फिर यहां पर एक तरीके सिस्टमेटिक सिम्टम जिसके अंदर पाए जा रहे हैं मोर देन 10 डेज, तो यहां पर देखने को मिलेगा। तो रिक्वायरमेंट है उनकी हॉस्पिटलाइजेशन के लिए। और कोविड-19 जो पॉजिटिव और सिम्टम्स हैं ड्यूरिंग जो यहां पर बेसिकली आप लोगों को जो रिकवरी पीरियड देखने को मिलता है उसके बारे में बात की जाती है, तो एक उस कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है। यानी कि किन खिलाड़ियों को ग्राउंड पर रखा जाएगा, किन को हॉस्पिटल में पहुंचाया जाएगा, किन को ज्यादा केयर की जरूरत है उसको चेक किया जाएगा, क्योंकि उसके चलते फिर लोगों को आगे लेकर चला जाएगा। तो ये काम कौन कर रहा है? ये सारा काम कर रहा है हमारी कंट्री में स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको साई के नाम से आप लोग जानते हैं। तो हमारी कंट्री में काफी इंपॉर्टेंट बॉडी है, खासकर जब गेम के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो अच्छा, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आती है जरा बताइए तो इसके बारे में। नेक्स्ट, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग बोल सकते हैं, डायरेक्ट एग्जाम में आप लोगों से बन जाएगा। बात की जा रही है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में। ये मिनिस्ट्री मिलकर नीति आयोग के साथ में ऑर्गेनाइज करा रही है ग्लोबल वर्चुअल समिट ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ग्लोबल वर्चुअल समिट यानी कि वर्चुअली होता है कि कोई आएगा जाएगा कहीं नहीं, अपने घर बैठे ही सबमिट करेंगे ऑनलाइन। तो ये देखने को मिल रही है, जिसका नाम है RAISE, ठीक है, राइस 2020। इसका क्या मतलब है? इसकी फुल फॉर्म क्या है? रेस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल एम्पावरमेंट। आप लोगों ने शायद सुना होगा, आई थिंक सुना भी होगा, हो भी सकता है ना सुनो। अभी रिसेंटली एक डिबेट डिस्कशन हुआ था, किसके बीच में? इलोन मस्क के बीच में और इसी के साथ में जैकमा के बीच में। जैकमा, ठीक है, जो अलीबाबा के फाउंडर हैं। तो इन दोनों के बीच में एक डिस्कशन हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर जो इलोन मस्क जो थे उन्होंने अपना कंसर्न दिखाया कि देखो यार, आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस लेवल पर डेवलप हो जाए कि वो इंसानों के कंट्रोल से बाहर चले जाए। जैसे रजनीकांत की आप लोगों ने मूवी देखी हो ना, रोबोट में जो चिट्टी है, रजनीकांत की पावर से बाहर चला जाता है। तो अगर फ्यूचर में ऐसा कुछ होता है कि मशीन जो है अपने आप को इतना इंपावर कर लेती है कि वो अपने आप को अपने आप ही ठीक करने लगे, इंसानों की जरूरत न रहे, तो कल को चलकर वो अपने जैसे कई सारे रोबोट बना लेंगे, तो इंसानों को धरती पर रहना मुश्किल किया जा सकता है, इंसानों का अस्तित्व जो है धरती से खत्म किया जा सकता है अगर मशीन जो है वो इस लेवल पर आ जाए। तो इसलिए इलोन मस्क ने बोला कि कम से कम कुछ ऐसा हम लोगों को करना पड़ेगा ताकि जो यहां पर ये मशीन है वो कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो जाए, पर लेकिन वो इंसानों के कंट्रोल में रहे। तो वो डिस्कशन मैंने सुना था, तो काफी इंटरेस्टिंग डिस्कशन था। हालांकि वो एक अलग डायरेक्शन में चला गया था, पर लेकिन फिर भी कई सारी चीजें वहां से जानने को मिली। तो ये जरूरी है कि इस तरह की लिमिटेशन हमारे पास में होनी चाहिए। जैसे आप लोगों ने देखा जीन कटिंग टेक्नोलॉजी के बारे में हम लोगों ने बात की, तो जीन कटिंग टेक्नोलॉजी में एक मैन्युफैक्चर्ड बेबी के बारे में हम लोगों ने बात की कि कैसा बच्चा चाहिए, बाल ऐसे होने चाहिए, उसका कलर ऐसा होना चाहिए, हाइट ऐसी होनी चाहिए, उसका सोचने समझने की पावर ऐसी होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग पूरा जो बॉडी है बेबी की वो मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। क्या ये सही होगा? क्या ये एक तरीके से नेचुरल होगा? तो ये सही तरीका नहीं है, एक तरीके से नेचर के साथ में छेड़छाड़ करने वाली बात हो जाती है। बीमार अगर कोई हो जाता है पैदा करने के बाद में, तो एक अलग बात है कि उसको सही कर लो भैया जीन कटिंग टेक्नोलॉजी के थ्रू, पर लेकिन नेचुरली आप लोग इस तरीके से अगर बेबी बनाओगे तो कैसे काम चलेगा? तो इसी के चलते उसके ऊपर भी रोक लगाई गई ताकि एक तरीके से इंसानों का अस्तित्व बचा रहे, उसके साथ में
छेड़खानी न की जाए, ठीक है, वरना नुकसानदेह काफी हो जाती है। तो इसी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की जा रही है, सोशल इंपावरमेंट के लिए यूज करना है यहाँ पर। तो अक्टूबर में भी समिट देखने को मिली हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया। तो ये जो 2020 की समिट थी वो फर्स्ट अपने ही तरीके की समिट थी जो यहाँ पर बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो काम करने वाले लोग हैं उनके विजन को बेसिकली डिस्कस करने की कोशिश कर रहे थे। रेस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करने की कोशिश की जा रही थी। ऑर्गेनाइज किसके द्वारा की गई? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और नीति आयोग के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया। पार्टिसिपेंट कौन थे यहाँ पर? ग्लोबल इंडस्ट्री लीडर थे अलग अलग कंट्री से। इसी के साथ में की जो मार्केट प्लेयर है इस फील्ड में, गवर्नमेंट जो रिप्रेजेंटेटिव थे और जो एकेडमिया जो इस फील्ड में काम करते हैं वो पर्टिकुलर पर्सनैलिटी थे। इंडस्ट्री के द्वारा प्रेडिक्ट किया गया है कि आने वाले टाइम में लगभग ये यहां पर 957 बिलियन के करीब यहां पर आने वाले टाइम में 2035 तक यहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहां पर एक तरीके से रोल प्ले कर सकती है। यानी कि आने वाले टाइम में आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप लोग गाड़ी भी बनाते हैं तो सारी मशीन वहां पर काम करती है, ठीक है। कोई पैकेजिंग इंडस्ट्री में आप लोग जाएंगे, सारा काम मशीन के द्वारा किया जाता है। तो मशीन जो है वो काफी लार्ज स्केल पर आगे निकल कर आ रही है। तो इसके चलते समझना चाहिए कि किस हद तक आगे आने वाले टाइम में हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज कर सकते हैं। तो यूज करना है, मिसयूज नहीं होने देना है उसका। नेक्स्ट इंपोर्टेंट जो न्यूज है आप लोगों के सामने यहां पर ये बात की जा रही है, दिल्ली के अंदर खासकर एनसीआर वाले रीजन में आने वाले टाइम में क्या किया जाना है। यहां पर एक ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान की बात की जा रही है इंप्लीमेंट करने की, ताकि दिल्ली वाले रीजन में जो पोल्यूशन है उसको कंट्रोल किया जा सके, जिसका नाम दिया गया है GRAP यानी कि ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान, ठीक है। तो ये यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, लगभग 3 साल तक इंप्लीमेंट किया जा सकता है दिल्ली और एनसीआर वाले रीजन में, जिसके चलते जो इमरजेंसी के मेजर लिए जाएंगे। तो इसके चलते जो आसपास वाली स्टेट गवर्नमेंट है उनको भी साथ में लेकर चला जा रहा है। जो इंडस्ट्री है खासकर जो नुकसान पहुंचाती है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा रिलीज की जाती है, उनको कंट्रोल किया जाएगा। 13th डिफरेंट एजेंसी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, खासकर जहां एनसीआर वाले रीजन आते हैं उनको भी यहां पर एक तरीके से साथ में लेकर चलने की कोशिश की जाएगी। और इन्वायरमेंट पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी मिलकर यहां पर काम करने वाली है। तो बेसिक पर्पज क्या है? पोल्यूशन के लेवल को यहां पर कम किया जा सके, डीजल जो जनरेटर है उनको कम किया जा सके, ठीक है। इसी के साथ में कहीं ना कहीं कोयले से रिलेटेड या फिर जो लकड़ी जलाकर काम किया जाता है उसको रोका जा सके यहां पर। तो कहने का मतलब यहां पर ये जो फालतू की चीजें होती हैं उनको कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी, ताकि जो पार्टिकुलेट मैटर है PM जिसको आप लोग बोलते हैं उसको भी कम किया जा सके, ठीक है। जैसे कि भट्टे वगैरह अगर कहीं पर है दिल्ली वाले रीजन में उसको रोका जाएगा, ठीक है। कोल बेस्ड कोई पावर प्लांट है एनसीआर वाले रीजन में उसको दूर किया जाएगा। तो ये कई सारे ऑपरेशन यहां पर चलने वाले हैं ताकि दिल्ली को एक ऐसी कैपिटल बनाया जा सके जो कि एक पोल्यूशन की कैटेगरी से बाहर निकल जाए, काफी सबसे बड़ी पोल्यूटेड कैपिटल का नाम लिया जाए तो दिल्ली भी वहां पर आप लोग को देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये था आज का डिबेट और डिस्कशन जो भी आप लोग बोलिए। आई होप कि आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। देख लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट डे के बारे में जाना, उसके बारे में हम लोगों ने नेक्स्ट हम लोगों ने जो बात की वो यहाँ पर हम लोगों ने जो यूपी के चीफ मिनिस्टर उनके बारे में बात की, और इसी के साथ में शेड्यूल लैंग्वेज के बारे में बात की। नेक्स्ट हम लोगों ने बात की रुद्रम के बारे में, क्या था और क्या की काम चलने वाला है वो समझा। इसी के साथ में हम लोगों ने यहाँ पर देखा पोल्यूशन के बारे में दिल्ली के चलते। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर जो बात की, हम लोगों ने ये बात की थी हम लोगों ने नानाजी देशमुख जी के बारे में। इसी के साथ में हम लोगों ने कोविड-19 से रिलेटेड कुछ जो साई के द्वारा स्टेप उठाए गए वो समझे। नेक्स्ट हम लोगों ने नोबेल प्राइज के बारे में जाना जो कि फिजिक्स से रिलेटेड है। इसी के साथ में IGL से रिलेटेड हालांकि ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं थी। और नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड बातें जानी। ये था आज का डिस्कशन जो आप आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। आइए अब देख लेते हैं कितने अच्छे से आप लोगों ने ये लेक्चर सुना है, इन क्वेश्चन के आंसर अगर आप लोग ढंग से दे पाते हैं तो। सबसे पहले हम लोगों ने बात की यहाँ पर रुद्रम जो एंटी रेडिएशन मिसाइल है उसके बारे में। ये आप लोगों को बताना है कहां से इसको लॉन्च किया गया है। दूसरा आप लोगों को बताना है किसके द्वारा इसको डेवलप किया गया है। जैक्स यहाँ पर लोगों ने बात की यूपी के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके द्वारा अपनी एक स्पीच को एक और लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्म करने की बात की गई है, वो कौन सी लैंग्वेज है। नेक्स्ट जो 22 लैंग्वेज है वो कौन से शेड्यूल में यहाँ पर है, ठीक है। और संस्कृत भी इसका पार्ट है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इसी के साथ में अगर आप लोगों से बात करूं यहाँ पर ये बात की जा रही है दिल्ली वाले रीजन में एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए कौन सा प्रोग्राम इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है, इसका नाम आप लोगों को बताना है। भूपेन हजारिका के साथ में मिलकर भारत रत्न दिया गया किन 2 पर्सनैलिटी को, उनका नाम आप लोग बताइए। एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी हमारी कंट्री की जो पर्सनैलिटी है उनके कंधों पर पैर रखकर इनके द्वारा नोबेल प्राइज लिया गया, तो ये आप लोग को बताना है कि यहां पर ये पर्सनैलिटी कौन है। इसी के साथ में मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा अभी ग्लोबल जो वर्चुअल समिट थी वो सामने निकल कर आई, जिसका नाम RAIS यानी कि रेस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल इंपावरमेंट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को देने हैं। आइए कल का थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने आप लोगों से पूछा था यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इंपावरमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया CZA के साथ में मिलकर, और इसी के साथ में TERI इनके द्वारा मिलकर इकोनॉमिक इवैल्यूएशन ऑफ इकोसिस्टम लॉन्च किया गया है। तो ये रिपोर्ट थी, तो किस किस के द्वारा, इनकी फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी थी।
इसी के साथ में हम लोगों ने यहाँ पर एक पर्सनैलिटी का नाम आप लोगों से पूछा था यहाँ पर, तो कहां पर ये लॉन्च किया गया था, इंडियन कोस्ट गार्ड शिप से रिलेटेड जो हम लोगों ने बात की थी। ठीक है, नेक्स्ट बात की जा रही है यहाँ पर कनकलता बारू। ठीक है, तो ये टीनेजर थी आसाम के अंदर, किस पर्टिकुलर मूवमेंट के टाइम पर ये यहां पर इनकी जान गई, ये आप लोगों को बताना है। मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट के बारे में बात करें 2019, तो यहां पर एक सेक्शन इंसर्ट किया गया, इसमें सेक्शन 134A प्रोटेक्शन ऑफ, किसके प्रोटेक्शन के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है साइन लैंग्वेज के लिए किस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर, जो खासकर जिनको सुनाई नहीं देता है उनके लिए काम करने की कोशिश की गई हमारी कंट्री में। और यहां पर बात की जा रही है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल विद डिसेबिलिटी किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। आंसर इसके देख लेते हैं एक कर तब आप लोग ढंग से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। सेंट्रल जो अथॉरिटी के बारे में बात की थी, और यहां पर द एनर्जी ऑफ रिसोर्स इंस्टीट्यूट, इन दोनों के द्वारा मिलकर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है कि जो इकोसिस्टम है उसका क्या एक तरीके से कॉस्ट है, वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए, तभी आप लोग चीजों को समझ पाएंगे ढंग से। कनकलता बारू जिनके नाम पर यहां पर इंडियन कोस्ट गार्ड शिप के बारे में हम लोगों ने बात की थी, और कोलकाता से यहां पर इनको इनोग्रेट किया गया। क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पर इनकी जान चली गई थी गोली लगने की वजह से। ठीक है, तो ये एक यंग आप लोग बोल सकते हैं कि जो यंगेस्ट फाइटर आप लोग नॉर्मली बोल सकते हैं। सेक्शन 134A प्रोटेक्शन ऑफ स्मार्टन, ठीक है, जो लोगों की जान बचाते हैं अगर एक्सीडेंट होता है, तो इसके बारे में बात की थी। एनसीईआरटी और इसी के साथ में यहां पर इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर मिलकर काम कर रहे हैं, ताकि जिन बच्चों को सुनाई नहीं देता है उनके लिए काम किया जा सके। इंपावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, ये सोशल जस्टिस इंपावरमेंट मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। तो ये था आज का हमारा डिस्कशन। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। तो वही बात है, मौज लो रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो, लाइफ को एंजॉय करते रहो। लाइफ का मतलब ही है एंजॉय करने के लिए यहाँ पर आए हो, ठीक है, रोने धोने के लिए नहीं। टेलीग्राम से जाकर सारी पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। मेरे साथ ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी कनेक्ट रह सकते हैं। लेक्चर का फीडबैक जरूर देकर जरूर जाइएगा। अगर अच्छा लगा है तो ही लाइक करना है, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करना है, और डिसलाइक करके कमेंट बॉक्स में बताना है कि डिसलाइक क्यों किया, ताकि आने वाले टाइम में इंप्रूव कर सकें। इसी के साथ में अगर आप लोग किसी को पढ़ा देंगे तो आप लोग को कुछ नहीं बिगड़ेगा, सामने वाले का फायदा हो जाएगा। तो कोशिश करें कि चीजों को शेयर करने की कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा, जो भी आप लोगों ने सीखा है। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ है, एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।